Good morning. Welcome back to another class of body fluids and circulation. So, in the last class, we were talking about heart rate, that is, number of heartbeats per minute or number of cardiac cycles per minute is called as heart rate. This particular class, we will be talking about factors affecting the heart rate. Factors affecting the heart rate. We also in the last class we spoke about the relationship, inverse relationship with respect to the heart rate and blood pressure, है ना. फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इफ़ योर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, to bring down that blood pressure to normal, the heart rate decreases. ठीक है, तो इनकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है जो हमने ऑलरेडी इन दी लास्ट क्लास बात कर ली है. ठीक है, नो वील हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी व्हाट आर द कंडीशंस जिसके वजह से आपके हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है. ओके, और व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स विच यू हैव टू बी विच नीड्स टू बी टेकन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. So the first reason for increased heart rate is increased BMR. Okay, increased BMR. For example, I told you BMR increase करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं बेटा. हम फिजिकल एक्सरसाइज की मात्रा इंक्रीज कर लेते हैं. वी डू जॉगिंग, खाना खाने के बाद हम वॉकिंग करते हैं. सो ये सब फिजिकल एक्टिविटीज से हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, राइट. नहीं तो बॉडी जितनी सेडेंट्री होगी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेडेंट्री. सेडेंट्री मतलब नॉन मूव, मतलब टेक्निकली नॉट वर्किंग, है ना, आइडल. बॉडी जितनी सेडेंट्री होगी उतनी एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होगा. अगर वहाँ से एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होगा तो बॉडी और एनर्जी नहीं बनाएगी. इज दैट राइट? सो देयर बाय डिक्रीजिंग द BMR. Is that very clear? So it is very very important to do exercises at least 4 days a week. At least 30 minutes का exercise important है 4 days a week. This is generally a prescribed not prescribed, a suggested strategy to keep yourself healthy, राइट. सो अगर मेरा BMR इंक्रीज हो रहा है, ऑटोमेटिकली मेरा हार्ट रेट इंक्रीज होगा फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. बिकॉज if my energy expenditure increases, my body will have to compensate for that energy. तो वो एनर्जी प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा, और बढ़ाने के लिए उसको ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा. ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए उसको हार्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा. इज दैट राइट? सो BMR का कॉन्सेप्ट अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. दैट इज वन हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग BMR, विच इज योर थायरॉक्सिन. Second important feature is decrease in the size of the organ. ठीक है, decrease in the size of the organ or organism. Decrease in the size of the organ and organism. That means here it says the heart rate of a neonate, newborn baby का heart rate जो है होगा वो comparatively ज़्यादा होगा as that of an adult. Is that very clear? So in other words, जितना हार्ट का साइज छोटा, ठीक है, तो हार्ट की पंपिंग कैरेक्टरिस्टिकली छोटे ड्यूरेशन के लिए होगी. Is that right? So if you compare the heart rate of a mouse and an elephant will have low heart rate, right? Because elephant की heart की musculature बहुत strong है. So time required for contraction and relaxation is comparatively greater in the elephant. Whereas when you compare it with the rat, है ना, रैट का हार्ट का साइज छोटा है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होकर दूसरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चालू होने के लिए देयर इज नो लॉन्गर ड्यूरेशन. इज दैट वेरी क्लियर? तो साइज ऑफ द ऑर्गन एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं. अ नियोनेट, नियोनेट रेफर्स टू न्यूबॉर्न. अ नियोनेट विल हैव हायर ग्रेटर हार्ट रेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ adult. Adult will have lesser heart rate in comparison. चलेगा बेटा? ठीक है. So that is one particular point. The other point is, third point is decreased pH. Decreased pH को ही मैं correlate कर सकता हूँ
इंक्रीज्ड CO2 को मैं कोरिलेट कर सकता हूं डिक्रीज्ड O2। चलो ठीक है, ये तीनों चीज़ों को समझते हैं बेटा। ठीक है, अब रिलेशन देख लेते हैं। इंक्रीज्ड CO2 का मतलब क्या है, कब होगा इंक्रीज्ड CO2? विल रिलेट इंक्रीज CO2 एंड pH इन अ वाइल। कब होगा बेटा इंक्रीज CO2? जब ये कंडीशन कब होगा, जब आप इंक्रीज्ड फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। है ना, तो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, और तो फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे, मसल्स बहुत ज़्यादा ATP कंज्यूम करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स ब्लड में बिल्डिंग अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, राइट। सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज मोर एंड मोर ऑक्सीजन वॉज यूटिलाइज्ड, ऑक्सीजन वॉज गेटिंग डिप्लीटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वॉज गेटिंग इंक्रीज्ड, राइट। सो बॉडी को क्या करना है, हार्ट रेट को वो इंक्रीज कराएगा। सो जो भी, सो इन अदर वर्ड्स ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, राइट। सो द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई इज गिवन टू द मसल्स सो दैट मोर एंड मोर ऑक्सीजन कैन बी यूटिलाइज मोर एंड मोर एडिक्वेटली, मोर एंड मोर ATP प्रोडक्शन कैन सक्सेसफुली टेक प्लेस। सो मोर CO2 का मतलब क्या है, लो O2। इज दैट वेरी क्लियर? अब CO2 और pH का रेंज क्या है? अंडरस्टैंड, इन दी RBC क्या होता है, इन दी RBC, ठीक है, CO2 जो है वाटर के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, CO2 वाटर के साथ कंबाइन होता है। देयर इज एन एंजाइम, आई एम राइटिंग द एंजाइम हियर, नेम ऑफ द एंजाइम आउटसाइड, द एंजाइम्स नेम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो हम लोग बहुत ही प्रिंसिपल एंजाइम है जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो CO2 plus H2O will form, under the influence of this hormone will form carbonic anhydrase. Under the influence of carbonic anhydrase it will form carbonic acid. This is carbonic acid, H2CO3. अब ये कार्बोनिक एसिड जो है इट इज हाईली अनस्टेबल, सो दिस कार्बोनिक एसिड, सिंस दिस इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल होने की वजह से ये तुरंत, ये कार्बोनिक एसिड क्या होगा, इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म H प्लस प्लस, एक मिनट ऐसा लिखता हूं मैं, इट विल ब्रेक इनटू H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा H2CO3, और जितना ज़्यादा H2CO3 उतना ज़्यादा डिसोसिएशन और उतना ज़्यादा H प्लस, और जितना ज़्यादा H प्लस उतना कम pH। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट, है ना? जितना ज़्यादा H प्लस का मतलब क्या है, H प्लस इज एसोसिएटेड विद एसिडिटी, मोर pH। अब देखो बेटा, हम बोलते हैं ना कि pH डिक्रीज का मतलब क्या है, 1 to 7 आपका pH का 1 to 14 pH का स्केल है, राइट। 7 इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल, 7 से नीचे जाओगे इसका मतलब pH कम हो रहा, मतलब एसिडिक की तरफ जाओगे, और एसिड में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सो लो pH का मतलब क्या है, द कंडीशन कॉल्ड एज एसिडोसिस, and acidosis is due to more H plus ion concentration, and this more H plus ion concentration is due to more H2CO3. More H2CO3 is due to more CO2. वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा। तो ये तीनों एक ही रीजन है। मैं कर एग्जाम में ये सब आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं यही पूछा जाएगा। एक ही ऑप्शन में वो बोलेंगे कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर आर, ठीक है, तो आपको वो डिक्रीज pH दे देंगे, इंक्रीज CO2 दे देंगे और डिक्रीज O2 दे देंगे। तो यू नीड टू नो दी कोरिलेशन विद इन दीज 3 मेजर टर्म्स। इज दैट वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा? सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। ओके, the next point which we have to talk about, the fourth point is supposedly the hormones, that is adrenaline and noradrenaline, which is secreted during flight, fright and fight responses. Adrenaline which is secreted during fight, flight and fright response,
एड्रीनैलिन को ही दूसरा नाम है एपीनेफ्रिन। एपीनेफ्रिन। नॉर एड्रीनैलिन का दूसरा नाम है नॉर एपीनेफ्रिन। प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज अ एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ये नॉर है, नॉन नहीं है बेटा, ठीक है। नॉर एपीनेफ्रिन, समझे बेटा। तो ये तो कॉमन सेंस है, अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ये, ठीक है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएगा, बहुत सारी चीज़ें करता है ये। फिफ्थ इज अ हार्मोन दैट इज थायरॉक्सिन। The thyroxine is responsible for increasing the BMR, और increasing the BMR अगर होगा तो increased blood pressure, blood heart rate होगा। Similarly, increased temperature, ठीक है। अब इंक्रीज टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर और इंक्रीज्ड मसल टेम्परेचर और एनी एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर भी हो या इंटरनल टेम्परेचर भी हो, दोनों केस में ब्लड हार्ट रेट इंक्रीज होगा। अब इसके दोनों के केस में अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके आपको मैंने बताया था कि व्हेन यू टेक बाथ विद द हेल्प ऑफ विद वार्म वाटर, ठंडे पानी से नहीं, वार्म वाटर से जब भी आप नहाकर आते हो तो आपके बॉडी के सरफेस, मतलब टेक्निकली बॉडी के स्किन और स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई यू फील फ्रेश, योर ब्लड सप्लाई इंक्रीजेज देयर। सो ऑटोमेटिकली नहाने के बाद अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज दिखता है। ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज फिजियोलॉजिकली होता है विद रिस्पेक्ट टू योर हार्ट रेट। ओके तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, दूसरा एक रीजन ये है टेम्परेचर इंक्रीज करने का, अगर आप कोई भी मसल एक्सरसाइज करते हो या एनी टाइप ऑफ रनिंग इफ यू डू, ओके योर बॉडी गेट्स हीटेड अप। क्यों बॉडी हीटेड अप हो रही है? बिकॉज बॉडी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर शो कर रही है, बॉडी इज यूजिंग अप द एनर्जी। एंड एटीपी जो है, एटीपी का जो एनर्जी है दैट कैन बी मेजर्ड इन जूल्स एंड दैट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। सो इन अदर वर्ड्स इंक्रीज्ड टेम्परेचर इज कोरिलेटेड विद इंक्रीज्ड मैकेनिकल वर्क। increased mechanical work, okay, so increased mechanical work हुआ तो increased mechanical work leads to increased energy expenditure, and increased energy expenditure leads to increased temperature। समझे बेटा? ओके सो दैट इज वन पर्टिकुलर कंडीशन। ऑल राइट, नेक्स्ट कंडीशन इज सेवेंथ कंडीशन जो है दैट इज हाइपरनेट्रेमिया। व्हाट इज हाइपरनेट्रेमिया? इज मोर या एक्सेसिव excessive natrium in the blood, okay, excessive Na+ in the blood, more Na+ in the blood। तो Na+ कॉमन सेंस है, सब बोलते हैं कि अगर अरे आपको बीपी का त्रास है तो नमक मत खाओ, है ना। तो मोर Na+ in the blood will lead to more BP, और बॉडी बीपी को बहुत ज़्यादा शूटअप करने नहीं देता बेटा, ठीक है। बॉडी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाओगे तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा। Is that very clear? So in this particular case which we say hypernatremia leads to decrease in the heart rate, whereas बाकी सब जो है वो increased heart rate है। थायरॉक्सिन इंक्रीज हार्ट रेट है, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन इंक्रीज हार्ट रेट है, ओके। અહીંયા શું થાય છે? અહીંયા પણ इंक्रीज्ड हार्ट रेट है, इधर इंक्रीज्ड हार्ट रेट है, इधर भी इंक्रीज्ड हार्ट रेट है, सब जगह पे इंक्रीज है बेटा। एक चीज आती है हाइपरनेट्रेमिया में, देयर इज डिक्रीज्ड हार्ट रेट,
Okay, that too it is associated with the inversely proportional relationship between the blood pressure and heart rate. Very clear? Eighth factor is hyperkalemia. सॉरी, हाइपरकैल्सेमिया पहले लिख लेते बेटा, हाइपरकैलेमिया बाद में लिखेंगे, ठीक है. हाइपरकैल्सेमिया, दैट इज इंक्रीज्ड कैल्शियम इन द ब्लड. हाइपरकैल्सीमिया रेफर्स टू इंक्रीज्ड कैल्शियम इन द ब्लड. ओके, अब इंक्रीज्ड कैल्शियम क्या करेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. याद है इंक्रीज कैल्शियम हमने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में देखा था कि अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहा तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फटाफट होगा, बिकॉज दिस इज कैल्शियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. Is that right? So increased calcium is associated with increased muscle contraction. Increased muscle contraction. So increased muscle contraction will be decreased duration of contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट दो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक मसल कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसा है ना. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इतना फास्ट हो रहा है कि रिलैक्सेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं. तो ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज. ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अगर डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन है, दैट विल लीड टू tachycardia. It will lead to tachycardia. Is that very clear बेटा? ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स वो हार्ट रेट को इंक्रीज कराएगा, बट एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है बेटा. मैं आपको देखो किसी को मारने की बहुत अच्छी टैक्टिक बताता हूँ, मतलब वीडियो पे रिकॉर्ड हो रही है, कुछ भी नहीं बता रहा. व्हाट विल हैपन, देख क्वेश्चन आया था, व्हाट विल हैपन इफ Ca+2 is directly injected into the heart muscles. क्या होगा अगर हार्ट मसल्स में Ca+2 बहुत ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन जो है कम ही होना चाहिए बेटा. बट क्या होता है पता है कि, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन मसल्स. ओके, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हम चैप्टर बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तब वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. बट फॉर नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, देयर इज ट्रोपोनिन सी विच आई हैव टॉट यू इन दी मसल्स. ये ट्रोपोनिन सी के ऊपर कैल्शियम बाइंड होता है, और कैल्शियम बाइंड होने के लिए कैल्शियम निकलता कहाँ से है, टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ये याद है हमको, है ना. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम निकला, ट्रोपोनिन सी पे बाइंड हुआ, फिर जाकर कॉन्ट्रैक्शन हुआ. ठीक है, दैट इज इन द केस ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम. ब्लड में अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, कैल्शियम जाकर बाइंड हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कैल्शियम टूटा, वापस जाकर बाइंड हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कैल्शियम टूटा. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स हियर व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग. बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग, बाइंडिंग, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट राइट? बट क्या होगा अगर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन तैयार किया, मस्त चूने का इंजेक्शन बना दिया, और उस डायरेक्टली आई एम एबल टू पंचर, आई एम एबल टू इंजेक्ट दैट इनटू द हार्ट मसल्स. ठीक है, तो हार्ट मसल्स में जब ये चीज़ें होंगी बेटा, तो जो आपका ट्रोपोनिन सी पे जो कैल्शियम टीपीसी के ऊपर जो कैल्शियम बाउंड है वो टूटा, बट आपने हार्ट मसल्स में इतना सारा कैल्शियम डाल दिया है कि टीपीसी से ये कैल्शियम बाहर जैसे ही चला गया, तो टीपीसी कभी खाली नहीं मिलता, दूसरा कैल्शियम आके बाद, दूसरा कैल्शियम यहाँ से दूसरा कैल्शियम आके बाइंड हो जाएगा. ठीक है, मतलब फॉर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ओके, द टीपीसी शुड डिसोसिएट विद द कैल्शियम. ओके, तब जाकर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए कैल्शियम को डिसोसिएट होना पड़ेगा.
राइट और ये डिसोसिएट होंगे तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना चाहिए, बट जैसे ही टीपीसीपीसी कैल्शियम डिसोसिएट होता है बिकॉज देर इज अबंडेंट क्वालिटी ऑफ कैल्शियम इन दी हार्ट मसल्स, दूसरा कैल्शियम आकर बाइंड हो जाता है। सो कॉन्ट्रैक्शन को बिल्कुल भी स्टॉप होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब स्टॉप होता ही नहीं है, देर इज नो फेज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन देयर। ओके, बट हार्ट की एडिक्वेट क्वालिटी क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे रिदमिक पैटर्न में चलना चाहिए, अदरवाइज हार्ट की पंपिंग बिल्कुल रुक जाएगी, इट विल बिकम एब्सोल्युटली डेड, स्टोन बन जाएगा, राइट। सो जैसे ही आपका कैल्शियम डिसोसिएट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे ही कैल्शियम डिसोसिएट हुआ बेटा तो नया कैल्शियम आकर बाइंड हो जाता है, बिकॉज ये नया कैल्शियम कहाँ पे है, दिस इज प्रेजेंट इन द एंटायर मस्क्यूलर वॉल्स, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रैक्शन रिमेन्स, सो इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज द कैल्शियम इज मोर इन टू द हार्ट मसल्स, ओके, द ड्यूरेशन ऑफ contraction here increases for a greater extent, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, there is something called as systolic arrest of heart, समझा बेटा। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्शन के बाहर निकलने के लिए कैल्शियम शुड डिसोसिएट फ्रॉम दी ट्रोपोनिन सी प्रोटीन्स, ओके। वंस कैल्शियम डिसोसिएट्स द हार्ट मसल्स विल रिलैक्स, आराम करेंगे, फिर वापस एक कैल्शियम आएगा ब्लड में से और वो बाइंड होगा। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपने इसको हार्ट मसल्स को पंचर कर दिया है, हार्ट मसल्स में बहुत सारा अबंडेंटली कैल्शियम भेज दिया है, तो जैसे ही वन ऑफ द कैल्शियम मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स अ न्यू कैल्शियम मॉलिक्यूल विल कम बिकॉज इट इज रेडिली अवेलेबल इन द मसल्स। पहले का कैल्शियम ब्लड से आ रहा था बेटा, समझ में आ रहा है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड द हार्ट विल गेट अरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक अरेस्ट। तो हार्ट की बीटिंग रुक जाएगी और हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में एब्सोल्युटली इट विल स्टॉप, जस्ट लाइक बीइंग अ वेजिटेबल, समझा बेटा। सो व्हाट कॉजेस सिस्टोलिक अरेस्ट, abundance of calcium into the heart muscle causes systolic arrest, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट कॉजेस डायस्टोलिक अरेस्ट। व्हाट कॉजेस डायस्टोलिक अरेस्ट मतलब हार्ट remains in the relaxed state। यहाँ पे भी हार्ट का पंपिंग रुक गया और हार्ट परमानेंटली रुक गया है बेटा, ठीक है। नाउ हाउ डज दिस पर्टिकुलर कंडीशन टेक्स प्लेस। सो दिस वाज बेसिकली कंडीशन हुआ था अपने यहाँ के हॉस्पिटल में, एक हुआ था पंजाब राव देशमुख में, जब मैं पहली बार नया आया था यहाँ पे, तब कुछ 6 बच्चे मर गए थे वो नर्स के लापरवाही की वजह से, ओके। आई जनरली गिव दिस एग्जांपल टू पीपल। सो व्हाट हैड हैपेंड देयर, द नर्स हैड गिवन K+ is given as IV intravenous, इंजेक्शन। जनरली देखो बेटा K+ जो है इंट्रावीनस नहीं देते हैं। क्यों इंट्रावीनस नहीं देते हैं, बिकॉज दिस इज वन पर्टिकुलर प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट जो आपके नर्व इम्पल्सेस को रोकता है बेटा। सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस नर्व इम्पल्सेस, whereas पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द नर्व इम्पल्सेस, समझे। तो आपके जो सलाइन में है, सलाइन में द क्वांटिटी ऑफ K+ इज एब्सोल्युटली एडजस्टेड, एंड आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड बॉडी फ्लूइड्स में दैट पोटेशियम का अबंडेंस कहाँ पे होता है, इन दी ICF, दैट इज इनसाइड दी सेल इन दी साइटोप्लाज्म, फिर सोडियम का अबंडेंस कहाँ पे होता है, इन दी ECF, दैट मीन्स इन दी ब्लड। तो ब्लड इज नॉट यूज्ड टू have increased potassium,
तो अचानक से अगर आपने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डाला है तो वो क्वांटिटी यूटिलाइज होगा एंड इट विल बी एडजस्टेड. बट एकदम से आपने आईवी दे दिया, एकदम से 0.5 mg का या 5 mg का आईवी दे दिया, तो ब्लड हैज़ अ unstable condition wherein suddenly the concentration of K plus has increased. ठीक है. एंड आई टोल्ड यू K प्लस इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ठीक है. सो क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो K प्लस का IV होने की वजह से देर इज इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ repolarization. This repolarization is the process to stop the impulse production. So increased duration of repolarization, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग नर्वस कंट्रोल में. Increased duration of repolarization leads to low impulse production. Okay, so low impulse production is associated with, so when you say low impulse production, beta, एक minute, okay, so I told you that repolarization refers to less amount. मैंने आपको बताया कि सोडियम is responsible for impulse production. ठीक है. whereas potassium is associated to stop the impulse production. so जो भी हार्ट के ऐसे नोड से impulse produce हो रहा है, राइट, तो K प्लस अचानक से K प्लस का इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है कि K प्लस impulse production को रोक देगा. अगर impulse production को रोक दिया जाए, ओके, so there will be increased ड्यूरेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपल्स प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, रिलैक्सेशन के लिए इंपल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे ही मसल्स को इंपल्स मिलता है द मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो लो इंपल्स प्रोडक्शन की वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ रिलैक्सेशन. All right. So heart, because of increased duration of relaxation, heart enters into a diastolic arrest. अब ये हुआ था वो छोटे बच्चों के साथ. ठीक है. Now the nurse was supposed to give those small, absolutely newborn baby थे, 6 महीने के बच्चे थे, राइट. तो नर्स को एक्चुअली इतना तो दिमाग होना ही चाहिए, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं बेटा. ठीक है. BSc नर्सिंग में ये सब पढ़ाते हैं, राइट. एंड नो डॉक्टर विल टेल कि बच्चों को IV दे दो K प्लस की. तो उसने K प्लस की जो कैसॉल जिसको बोलते हैं, KCl सॉल्ट जिसको बोलते हैं, रादर देन इंजेक्टिंग और रादर देन पुटिंग इट इनटू अ ड्रिप, उसने उनके IV दे दिए. ठीक है. और IV की वजह से क्या व्हाट हैपेंड, दी जो बच्चे थे देयर हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग एंड इट एंटर्ड इनटू दी डायस्टोलिक अरेस्ट. मतलब वो कंडीशन में अगर मैंने हार्ट को निकाल कर देखने की कोशिश करी तो हार्ट एब्सोल्युटली स्टेबल रहेगा, बट हार्ट वुड बी इन द रिलैक्स्ड स्टेट. वेयर एज इन दिस कंडीशन अगर मैंने निकाल कर देखा तो हार्ट छोटा दिखेगा, हार्ट विल बी इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. इज दैट वेरी क्लियर? सो बोथ, ये सारे बच्चों को हार्ट अटैक आ गया और ऑन द स्पॉट बच्चे मर गए. Is that very clear? So that is association with respect to role of electrolytes in controlling or in regulating the heart rate. Is that very clear? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है. यहाँ पे हार्ट रेट का कोई रोल नहीं आता, बट दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी. Very clear? So a quick recap of what we did in this particular class. अब तक हमने बात किया increasing heart rate, that is increase BMR, decrease size of organ, decrease pH, increase CO2. उसके बाद we spoke about adrenaline, noradrenaline, then role of thyroxine, then increased temperature, hypernatremia, hypercalcemia and hyperkalemia. ओके. तो हाइपरकेलेमिया अगर हो रहा है तो ड्यूरेशन बेटा क्या हो रहा है, ड्यूरेशन अरेस्ट पे चला गया ना, तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे भी हार्ट रेट डिक्रीज होगा.
ठीक है, देखो मैंने आपको दो कंडीशन बताया है यहाँ पे, ठीक है। हाइपरकैलेमिया में कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो दैट विल लीड टू टैकीकार्डिया। बट व्हाट विल हैपन इफ वी गिव कैल्शियम +2 डायरेक्टली इनटू द मसल्स? कैल्शियम का अगर आईवी दिया तो ये कंडीशन नहीं होगा। कैल्शियम का अगर मैंने डायरेक्टली मसल्स में इंजेक्ट कर दिया तो ही ये कंडीशन होगा बेटा, समझी गए बेटा? ठीक है, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सिस्टोलिक अरेस्ट एंड डायस्टोलिक रेस्ट। अ स्मॉल टॉपिक विच वाज लेफ्ट फ्रॉम आवर साइड, माय साइड दो, दैट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, जो बचपन से आप करते आ रहे हो, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। Types of circulation are of two types. That deals with pulmonary circulation and systemic circulation. Okay, so pulmonary circulation and systemic circulation, ठीक है। pulmonary circulation refers to the circulation of blood नहीं लिख रहा अभी मैं, ठीक है, circulation taking place between the heart and lungs। pulmonary का मतलब lungs है ना, तो सर्कुलेशन विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन हार्ट एंड दी लंग्स, सर्कुलेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन हार्ट एंड दी लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे को चेंबर बनानी है यहाँ पे, आ तमारू राइट एट्रियम छे, आ तमारू लेफ्ट राइट वेंट्रिकल छे, आ तमारू लेफ्ट एट्रियम छे, आ लेफ्ट वेंट्रिकल छे, ठीक है। सो पल्मर और आ तमारू दोन लंग्स छे, छोड़ो लंग्स अच्छा सा बनाता हूँ, ठीक है। तो राइट एट्रियम से ब्लड आया, राइट एट्रियम में ब्लड आया फ्रॉम दी एसवीसी आईवीसी, और ये ब्लड यहाँ गया, ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से इधर गया, इधर गया, ठीक है। अब यहाँ से ये सारे ब्लू वाला जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अब यहाँ से 4, 1 2 और इधर से 3 4, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया। तो इन अदर वर्ड्स कौन से दो चेम्बर है जो एसोसिएटेड है विद दी पल्मोनरी सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन का पहला चेम्बर कौन है? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, बिकॉज राइट वेंट्रिकल्स में से लंग्स में गया एंड लेफ्ट एट्रियम में लंग से आया। सो द चेम्बर्स इन्वॉल्व्ड is right ventricle and left atrium if in pulmonary circulation, ठीक है, that is with respect to pulmonary circulation। ओके, अब बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की। कॉमन सेंस, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है दैट इज सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स लेट्स राइट डाउन सर्कुलेशन between the heart and different parts of the body। ओके, सो चलो बनाते हैं वापस मस्त वाली डायग्राम। छी, बकवास हो गई, थोड़ी बॉक्स को छोटा करते हैं, जग्या नहीं मारा पासे। ओके, तो ये है हमारा राइट एट्रियम, आ तमारू लेफ्ट एट्रियम छे, आ तमारू राइट वेंट्रिकल
અને આ તમારું लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है बेटा. तो अब मेरे को पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है. वो ब्लड वेसल का नाम क्या है? एओर्टा. 1 2 3 पीछे जा रहा है असेंडिंग एओर्टा से. तो यहाँ से ब्लड गया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. और नाउ व्हाट हैपेंस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम दी सिस्टम्स. ओके. और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर ज्वाइन होता है टू दी राइट एट्रियम वाया SVC and IVC. Correct. So the chambers involved in the systemic circulation are these two. So the chambers involved are left ventricle and right atrium. Is that right? Okay. So circulation taking place with between lungs and heart is called as pulmonary circulation. Circulation taking place between heart and different parts of the body is called as systemic circulation. But both systemic circulation and pulmonary circulation takes place at the same time. ठीक है. एट द सेम टाइम दोनों राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों एक साथ भर रहे. एट द सेम टाइम ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बोथ ऑफ देम they are pumped out together, right? So pulmonary circulation and systemic circulation occurs both at the same time. करेक्ट. सो इन घूम फिर कर बात ये है कि ब्लड एंटर्स एंड एग्जिट्स. ब्लड एंटर भी ट्वाइस कर रहा है, एग्जिट भी ट्वाइस कर रहा है. ब्लड एंटर्स मतलब राइट साइड में एक बार ब्लड एंटर कर रहा है और लेफ्ट साइड में भी ब्लड एंटर कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली. तो इसका मतलब 2 बार तो एंटर किया, राइट. दोनों अलग अलग चेंबर में एंटर कर रहा है, कहीं दोनों अलग अलग सोर्सेस से एंटर कर रहा है. सो ब्लड एंटर्स एंड एग्जिट्स ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल. इन वन कार्डियक साइकिल. Blood enters and exits the heart twice in one cardiac cycle. Hence this is called as double circulation. So what is double circulation? It is a type of circulation or a process in which the blood enters and exits double time, twice in one cardiac cycle or in one heartbeat is called as double circulation. समझे बेटा? Okay. So there we end up with this particular major portions हो गए हैं बेटा. So I don't want to extend today's class. Tomorrow in the next class we will take up a fresh topic altogether, that is ECG. मैं ECG का सिर्फ एक ही लेक्चर बनाने वाला हूँ. एक लेक्चर में सिर्फ ECG बात करेंगे, बाकी सब हम छोटे छोटे लेक्चर्स में सम अप कर लेंगे बेटा. नाउ वी आर नॉट लेफ्ट विद मच ऑफ द टॉपिक. मोस्ट ऑफ द टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम, विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. वेरी क्लियर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके. सो हियर by saying this I will take a leave from today's class. Thank you so much for watching the video. Like, share and comment. ये सब बकवास चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते. एजुकेशनल पर्पस का हमारे सर्कल का वीडियो है ना. सो यू रियली कैंट डू दैट. ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ. सो एनी विच वेज हमेशा मैं ऐसे कुछ भी